सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 जिसमें कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 5। तो पार्ट 1 यूनियन टेरिटरी, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 DPSP, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये हम ख़त्म कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 5। पार्ट 5 स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पार्ट 5 कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो पार्ट 5 जो है हमारा, जिस विच टॉक्स अबाउट द यूनियन यानी संघ की बात करता है, इसको हम 5 चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये डिवीजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी दिया गया हुआ है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस तरह से। चैप्टर 1 बात करता है द एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव। चैप्टर 2 पार्लियामेंट, चैप्टर 3 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, चैप्टर 4 द यूनियन जुडिशरी और द सुप्रीम कोर्ट, चैप्टर 5 कैग दैट इज कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, इसमें लिखा नहीं हुआ है लेकिन चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, तो यहाँ पर आते हैं हमारे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद यानी प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड अटॉर्नी जनरल जिनको हिंदी में महान्यायवादी बोलते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये जो है आपका, अगर मैं बात करूँ यूनियन एग्जीक्यूटिव, ये आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 78 के बीच में दिया हुआ है। पार्लियामेंट 79 से लेकर 122 के बीच में दिया हुआ है। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट विच इज ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जिसको बोलते हैं, ये आर्टिकल नंबर 123 में दिया हुआ है। यूनियन जुडिशरी दैट इज सुप्रीम कोर्ट, दिस इज गिवन अंडर आर्टिकल 124 to 147। एंड टॉकिंग अबाउट द कैग, it starts from the article 148 and it goes on until 151, which is the last article not of the chapter 5 but also the part 5 of the constitution। okay, 151 तक। तो ये पूरा डिवीजन है जो आर्टिकल वाइज मैंने आपको बता दिया, चैप्टर वाइज बता दिया। अब एग्जीक्यूटिव में कौन आता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, कल हम इसको कवर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 52, जैसे मैंने बताया 52 से 78 यूनियन एग्जीक्यूटिव है, जिसमें कि प्रेसिडेंट 52 से लेकर 62 है। ऐसा क्लियर कट डिवीजन नहीं है कि 62 तक ही, आगे तुम्हें आर्टिकल्स देखने को नहीं मिलेंगे प्रेसिडेंट के, बट फिर भी हम एक रफ डिवीजन कर लेते हैं कि यहाँ 52 से 62 जो मेन आर्टिकल्स हैं वो प्रेसिडेंट से डील करते हैं। आर्टिकल 52 बात करता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। ऑब्वियस ये बात है, ये पहला ही आर्टिकल है रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, तो उस ऑफिस के स्टैब्लिशमेंट की बात कर रहा होगा। जैसे 63 से वाइस प्रेसिडेंट स्टार्ट होता है तो 63 बोलेगा देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन उसके बाद 53 पे आते हैं। 53 टॉक्स अबाउट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। ये बोलता है कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की, संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी कि शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। एंड ऑल्सो ही वुड बी द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेज, जितनी भी हमारी डिफेंस फोर्सेज है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनका ये सुप्रीम कमांडर होगा। विच दैट मीन्स कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कल को वॉर डिक्लेयर करनी है, वॉर को रोकना है, ये सारे जो डिक्लेरेशन है वो प्रेसिडेंट के नाम पे होंगे, प्रेसिडेंट ही करेगा। ऑलराइट, राष्ट्रपति के नाम पे होंगी सारी चीज़ें। और अभी एक और चीज़ हम देखेंगे, जब पार्टिंग पावर देखेंगे तब वहाँ पे समझ में आएगा कि क्यों इसको हम सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस बोलते हैं। आर्टिकल 54 पे आते हैं। 54 टॉक्स अबाउट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, और उसमें भी इलेक्टोरल कॉलेज की बात करता है। व्हेन आई से इलेक्टोरल कॉलेज, दैट मीन्स कि इसके इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्टोरल कॉलेज। अब कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो ध्यान रखिएगा, ऑल इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएज, यानी सभी निर्वाचित सांसद और विधायक ये करते हैं। दैट मीन्स नॉमिनेटेड जो एमपीज और एमएलएज हैं वो इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ऑल मतलब क्या हुआ, ऑल का मतलब यहाँ पर इलेक्टेड नॉमिनेटेड मत लिख लेना, इसके तो ऑल को हटा लो, सिर्फ इलेक्टेड लिखो। इलेक्टेड एमपीज प्लस एमएलएज, नॉमिनेटेड नहीं है, ध्यान रखना। ऐसे ऑल लगा भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। देन आते हैं आर्टिकल 55 पे। दिस टॉक्स अबाउट द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अभी समझिए उसमें हर आर्टिकल में है क्या, उसके बाद हम ट्रिक भी देख लेंगे कि आर्टिकल वाइज आपको याद कैसे रखना है। तो आर्टिकल 55 टॉक्स अबाउट द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति को जिस हिसाब से चुना जाएगा उसका प्रोसेस क्या होगा। तो प्रोसेस होगा इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी अप्रत्यक्ष चुनाव, और प्रोपोर्शनल। अब इसका मतलब पहले समझ लेते हैं। That means people of India will not vote directly for the president. They would elect their representative and their representative would elect president. जैसे कि ये सांसद और विधायकों को हमने चुन के भेजा है।
अब ये लोग चुनेंगे किसको, राष्ट्रपति को, यानी हम डायरेक्ट वोट नहीं दे रहे हैं, इनडायरेक्ट हुआ। यही सेम चीज़ राज्यसभा में भी होती है, उपराष्ट्रपति के केस में भी होती है। और वही सेम चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ होती है, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत। अब इसको मैं डीप पे समझाने वाला नहीं हूँ यहाँ पर, ठीक है, रट्टा मारो जिंदाबाद, क्योंकि सवाल अगर बनेगा तो समझाने के लिए नहीं बनेगा, पहली बात तो एसएससी में, ठीक है। वैसे तो मैंने कल ही उसमें सीडीएस वाले बैच में कल ये टॉपिक पढ़ाया डिटेल में, खैर तो उसको अभी छोड़ दो, इतना टाइम भी नहीं है, सिंपल, अगर नहीं पता तो रट्टा मारो जिंदाबाद, ठीक है। बाई सीक्रेट बैलेट, सीक्रेट बैलेट का मतलब ये होता है, जैसे जब हम लोग वोट देने जाते हैं तो ईवीएम होती है, ईवीएम के थ्रू देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, लेकिन वहाँ पे ईवीएम नहीं होती, वहाँ पे बैलेट पेपर चलता है, और बैलेट पेपर में आपको अपना रेफरेंस भर के और डाल देना होता है, किसी को दिखाना नहीं होता आपको इसको। और अगर आपने दिखाया, जैसे फॉर एग्जांपल मुलायम सिंह यादव ने, प्रणब मुखर्जी जब प्रेसिडेंट बने थे तो उस टाइम पे उनके इलेक्शन में दिखा दिया था कि देखो हम इनको वोट दे रहे हैं, उनका वोट को कैंसिल कर दिया गया था, ठीक है। तो आप सीक्रेट बैलेट से करना है, दिखाना नहीं है आपने किसी को। इसमें 50 लोग प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स होने चाहिए, दैट मीन्स 50 लोग आपका नाम प्रपोज करें कि हाँ हम चाहते हैं कि प्रेसिडेंट बने। अब ऐसे तो कल को आप भी उठ के चले जाओ कि हमें ही प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना है, तो ऐसा नहीं है। और 50 प्रपोजर कौन, ये जो MPs हैं, आप कैसे याद कर लो, जो सांसद लोग हैं, और 50 लोग उनको बैक कर रहे हो, ठीक है, यानी रफली घुमा फिरा के 100 लोग चाहिए प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। अब यहाँ पे क्या है, कोटा, कि प्रेसिडेंट को कितना कोटा सिक्योर करना है टू विन द इलेक्शन। तो टोटल वोट्स, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट का मतलब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, नॉट कैंडिडेट, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, कल ऐसे ही कन्फ्यूजन हो गया था आई थिंक किसी के, वैसे एक स्टूडेंट को, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। अब होता क्या ना कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इंडिया में यूजुअली इसके लिए किया जाता है, प्रेसिडेंट के लिए और राज्यसभा के लिए। अब राष्ट्रपति की तो एक ही वैकेंसी होती है, ऐसे तो नहीं 2-2 3-3 4-4 राष्ट्रपति चुन रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर 1 आ जाता है। जब राज्यसभा के चुनाव होते हैं तो मान लो किसी स्टेट से मान लो कि 20 सीटें जानी है, तो यहाँ पे 20 हो जाता है, सिंपल, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज +1 यानी कि सिंपल टोटल वोट्स डिवाइड बाई 2 +1, डिवाइड बाई 2 क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट की एक ही वैकेंसी, तो 1 + 1 2, तो टोटल वोट्स डिवाइड बाई 2 +1, ये कोटा दे देगा, यानी इतने वोट्स आपको सिक्योर करने हैं अगर आपको चुनाव जीतना है। तो वैल्यू ऑफ वोट कितनी होती है हर MLA की, वहाँ की पूरी जनसंख्या उस राज्य की, और वहाँ पर कितने विधायक लोग हैं, इंटू 1/1000, और हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के यानी सांसद की वोट क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल MLAs, जो भी आपने यहाँ पर वैल्यू निकाली MLAs की, अभी सारे राज्यों के जितने भी MLA हैं उन सब की वैल्यू, ठीक है, का सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड MPs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पर इंटू 1/1000 ऐसा कुछ नहीं है, ये होती है वैल्यू वोट ऑफ MP। इससे क्वेश्चन पूछने के उतने ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं आपके एग्जाम में, और बहुत ही रेयर क्वेश्चन बनाए इस वाले पार्ट से आपका, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो समझ में आया। 54 में हमने क्या पढ़ा, इलेक्टोरल कॉलेज पढ़ा, जिसमें कि इलेक्टेड MPs और MLAs हैं, निर्वाचित सांसद और विधायक हैं। और आर्टिकल नंबर अगर 5 में बात करेंगे तो मैनर ऑफ इलेक्शन है, एंड व्हाट इज़ द मैनर ऑफ इलेक्शन, तो ये है आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्लस, और क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत। देन आते हैं आर्टिकल नंबर 56 पे, दिस टॉक्स अबाउट टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति का कितना टर्म होगा, कितने साल का टर्म होगा। तो इनका जो अगर हम बात करें कार्यकाल है वो 5 साल का होगा, 5 ईयर्स का, ठीक है। और अगर इनको रेजिग्नेशन देना है तो वो वाइस प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, क्योंकि इनसे ऊपर तो और कोई है नहीं, तो फिर वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। देन और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देता है, तो दोनों आपस में एक दूसरे को देते हैं। 57 इट टॉक्स अबाउट एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, क्या कोई भारत में राष्ट्रपति कितने बार भी चुना जा सकता है, इसका आंसर है हाँ, कितनी बार भी चुना जा सकता है, यानी कि इन इंडिया एनी पर्सन इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार भी उसको चुना जा सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है। अनलाइक USA जहाँ पे कोई भी प्रेसिडेंट सिर्फ 2 बार मैक्सिमम बन सकता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार इनका चल रहा है, अब दूसरी बार से तीसरी बार नहीं बन सकते हैं ये, अभी बोल भी रहे थे कि हम संशोधन करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे और 2 से और बढ़ाएंगे उसको, खैर अभी तक तो हुआ नहीं। एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन टू दैट ऑफिस, ओके। 58 क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, तो क्या योग्यता होनी चाहिए अगर आपको राष्ट्रपति बनना है, तो भारत के नागरिक हों आपकी 35 साल की उम्र हो गई हो, और आप क्वालिफाइड हों, ठीक है, आप क्वालिफाइड हों टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल का मतलब क्या है, हाउस ऑफ पीपल का मतलब है लोकसभा, लोकसभा के सदस्य हो, ये नहीं बोल रहा है, लोकसभा के सदस्य चुने जाने योग्यता होनी चाहिए आपकी।
shall not hold any office of profit under the government of India or the government of any state। यानी कि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद ना धारण करते हो। ये वो पद होता है जहाँ से गवर्नमेंट से आपको सैलरी मिलती है। लेकिन कुछ ऑफिस होते हैं जो अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, भले वहाँ से गवर्नमेंट से सैलरी मिलती है। जैसे मिनिस्टर का जो पद हो गया, ठीक है, जैसे मिनिस्टर का हो गया, जैसे कि अगर आप चेयरमैन हो, कहाँ के चेयरमैन हो, अगर आप नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, अगर इनके चेयरमैन हो ना आप, तो इनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता है, लाभ का पद नहीं माना जाता है। दे आर एग्जेम्प्टेड एंड दिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज नो वेयर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। रिमेंबर दैट, नो वेयर, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर कभी इस तरह से पूछ ले क्वेश्चन, ये चीज़ डिफाइंड है नहीं है, गो विथ की नहीं होगी, तभी पूछ रहा है वो। नो वेयर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, क्लियर हो गया? रिकॉल करो, सिटीजन होना चाहिए, 35 साल की उम्र होनी चाहिए, क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा होना चाहिए, एंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना होल्ड करते रहना चाहिए। 59 पे आते हैं। दैट टॉक्स अबाउट द कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट का ऑफिस। शर्तें हैं राष्ट्रपति के पद की। प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और अ हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट। यानी कि जो राष्ट्रपति है वो किसी भी हाउस का, किसी भी जो हाउस है, मतलब लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनका मेंबर ना हो, और अगर है तो जैसे ही अगर वो चुना जाए राष्ट्रपति, तो उस पद से उसको इस्तीफा दे देना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और ये लिखा हुआ है कि उसके जो भत्ते वगैरह हैं, अलाउंसेज एमोल्यूमेंट, उसको डिमिनिश नहीं किया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता है जब वो पद पे है। बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब क्यों नहीं कम किया जा सकता है भत्ता, वो हम देखेंगे जब बजट पढ़ेंगे। ठीक है, कि चार्ज जो एक्सपेंडिचर होता है कंसर्ट फंड ऑफ इंडिया का, वहाँ से इसकी सैलरी ड्रॉ होती है इसलिए, और वो नॉन वोटेबल पार्ट होता है बजट का। आर्टिकल नंबर 60 दैट टॉक्स अबाउट ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। शपथ। अच्छा, ओथ और अफर्मेशन में अंतर क्या होता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओथ एंड अफर्मेशन? तो ओथ होता है जो लोग आस्तिक होते हैं, जो भगवान में विश्वास रखते हैं, वो लेते हैं। अफर्मेशन वो करते हैं जो नास्तिक होते हैं। बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस मेक एंड सब्सक्राइब इन प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। CJI के सामने आपको क्या करना है? ओथ अफर्मेशन लेनी है। ओके, एंड इन हिज एब्सेंस, अगर वो नहीं होगा तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो भी सबसे सीनियर जज होगा। आर्टिकल नंबर 61 दैट टॉक्स अबाउट द इम्पीचमेंट प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। व्हाट इज इम्पीचमेंट? इम्पीचमेंट इज द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को हटाने को ही बोलते हैं इम्पीचमेंट यानी महाभियोग, क्योंकि सबसे उच्च पद है। इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट। आपको पता होना चाहिए, ये कंट्री का हेड होता है। वो बात अलग है कि हम आगे देखेंगे कि ये नॉमिनल टाइटलर या डी ज्यूरे हेड होता है, नाम का हेड होता है, रियल पावर्स तो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, बट हेड होता है ये। अब हेड को हटा रहे हो तो थोड़ी इज्जत के साथ हटाएंगे, तो इम्पीचमेंट प्रोसेस। वैसे अभी तक किसी को हटाया नहीं गया, यहाँ तक कि कभी रेजोल्यूशन भी स्टार्ट नहीं किया गया किसी प्रेसिडेंट के खिलाफ। ओके, अब राष्ट्रपति को हटाने का ग्राउंड क्या है? तो वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि संविधान का उल्लंघन है। हटाने का ग्राउंड यानी कि किस ग्राउंड में इसको हटाया जा सकता है, तो अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है तो द चार्ज शैल बी प्रेफर्ड बाई ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि इसका जो रिमूवल का रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन मतलब आप एक प्रपोजल रखोगे ना कि हमें हटाना है, कि बस बोल दिया कि नहीं नहीं हमें हटाना है ऐसे मुंह से बोल के, एक ज्ञापन रखना पड़ेगा प्रपोजल। तो उसी प्रपोजल को किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, इधर इन द लोकसभा और द राज्यसभा, बट नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। विधानसभा, विधान परिषद चाहें कि हमें प्रेसिडेंट को हटाना है तो उनके पास ये पावर नहीं है, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के पास ये पावर है। और जब आपको रेजोल्यूशन देना है तो 14 डेज का प्रायर नोटिस देना है आपको। ऐसा नहीं, अभी जैसे उपराष्ट्रपति के केस में भी सेम है। ठीक है, तो अभी जगदीप धनखड़ जी को हटाने के लिए रेजोल्यूशन आया, लेकिन 14 दिन का प्रायर नोटिस दिया ही नहीं गया, तो इसलिए खारिज कर दिया गया वहाँ पे। ओके, तो किसको देना है राइटिंग में? जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। अगर लोकसभा में आ रहा है तो वहाँ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर पीठासीन अधिकारी वहाँ का स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, और अगर राज्यसभा में आ रहा है तो वहाँ का चेयरमैन होता है, सभापति होता है। तो उसी को देना है आपको। और अभी देखेंगे चेयरमैन कोई और नहीं बल्कि वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो उनको देना होता है। 14 दिन का नोटिस देने के बाद देन वो अगर एक्सेप्ट करते हैं देन आप प्रोसीड कर सकते हैं। और ऐसे ही नहीं देना होता है, एटलीस्ट 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स उसको साइन करें। जैसे राज्यसभा में अगर इनिशिएट हो रहा है, राज्यसभा में 245 मेंबर हैं, उसको एक 1/4 मेंबर साइन करेंगे, तब ये कंसिडर किया जाएगा कि हाँ आप आगे बढ़ सकते हो राष्ट्रपति को हटाने के लिए, सिर्फ कंसिडर किया जाएगा। देन अगर कंसिडर कर लिया गया देन आपको 2/3 मेजोरिटी से 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, जितनी हाउस की सदस्यता है, जैसे अभी मैंने बताया 245, तो उसका 2/3 ले लो, उतने मेंबर्स से पास करवाना ज़रूरी है। राज्यसभा की बात कर रहा हूँ, लोकसभा में 543 की मेंबरशिप है, तो 2/3 इतने लोगों से पास करवाना ज़रूरी है उस रेजोल्यूशन को, तब जाके प्रेसिडेंट इम्पीच होगा। तो मान लेते हैं राज्यसभा में आया
राज्यसभा में 14 दिन का नोटिस दिया गया। देन 1/4 मेंबर के साइन करके रेजोल्यूशन को प्रेजेंट किया गया बिफोर दी चेयरमैन, और चेयरमैन ने एक्सेप्ट कर लिया। देन 2/3 मेजोरिटी से पास हो गया। देन दूसरे हाउस में जाएगा विच इज़ लोकसभा। लोकसभा को अगेन इसको 2/3 मेजोरिटी से, जिसको स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं, से पास करना है। अब दूसरे हाउस को, जैसे हमारे इस केस में लोकसभा है, तो उसको फिर से 1/4 से पास नहीं करना है, सिर्फ उसको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए, इतना ध्यान रखना है हमें। और क्योंकि दूसरा हाउस जो है उसको इन्वेस्टिगेट करेगा जो चार्जेस पहले हाउस ने लगाए हैं प्रेसिडेंट पे वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ग्राउंड में, तो इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को क्वाज़ी जुडिशियल बोला जाता है। क्वाज़ी जुडिशियल इसलिए क्योंकि ये जुडिशियल काम है, जुडिशरी काम करती है कि भाई इवैल्यूएट करना किसी पे चार्जेस अगर लगाए गए हैं, लेकिन जुडिशरी तो कर नहीं रही है, ये कर कौन रहा है, पार्लियामेंट, तो इसलिए आधा अधूरा जुडिशियल है, क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसेस है। एंड इस प्रोसेस को, इम्पीचमेंट प्रोसेस को, वी हैव टेकन और वी हैव बोरोड फ्रॉम यूएसए, बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, दैट इज़ अमेरिका के संविधान से इसको हमने बोरो किया। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसेस है। और अगर एक बार ये पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट इज़ रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस। और ध्यान इस चीज़ का रखना है कि ये जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये चीज़, ये अगेन नो वेयर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नो वेयर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, 62 पे आ जाते हैं अभी। एंड दिस इज द लास्ट आर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द प्रेसिडेंट, इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी। अगर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है ना, वैकेंसी कैन क्रिएट ड्यू टू डेथ, ड्यू टू रिजाइन, ड्यू टू रिमूवल, और ड्यू टू द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। 5 साल का अगर टर्म पूरा हो जाता है, जैसे द्रौपदी मुर्मू जी 2022 में बनी थी, टर्म पूरा हो रहा 2027 में। डेथ तो कभी भी हो सकती है, रेजिग्नेशन भी कभी भी दे सकते हैं, और रिमूवल भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या है कि ये प्री मेच्योर हो गया। प्री मेच्योर मतलब इनका भी टर्म मेच्योर नहीं हुआ था 5 साल का। तो चाहे वो प्री मेच्योर हो या मेच्योर हो के हो, ऐसे केस में क्या है कि जो राष्ट्रपति का पद है वो खाली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो टॉप मोस्ट पोजीशन है हमारे कंट्री की। तो अगर पूरा टर्म पूरा हो रहा है, हमें पता है कि भाई 2027 में टर्म पूरा हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि भाई नहीं एकदम से ज़्यादा अच्छा देखो टर्म पूरा हो रहा है, वो तो हमें पता है 2027 पूरा हो रहा है। तो जैसे ही पूरा हो रहा होगा उससे पहले ही नए राष्ट्रपति को चुन लिया जाएगा चुनाव करवा के। ठीक है, वो खुद भी बन सकते हैं, जैसे द्रौपदी मुर्मू है वो फिर खुद से बन सकते हैं, भैया देखा कि कोई लिमिटेशन नहीं, एनी नंबर ऑफ टाइम, या कोई नया बन सकता है, लेकिन टर्म कंप्लीट होने से पहले। अगर मान लो डेथ हो गई तब क्या होगा, तब उस केस में क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, प्रेसिडेंट नहीं है, तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाता है। यही हुआ था जब जाकिर हुसैन की डेथ हुई थी। ठीक है, जाकिर हुसैन जी की डेथ हुई थी 13 मई आई थिंक 1969 1967 आई थिंक 67 था। ठीक है, तो 13 में 1967, मतलब ये ध्यान रखना, ये शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा इनका, किसी राष्ट्रपति का अगर सबसे कम कार्यकाल रहा है तो इन्हीं का रहा। सबसे लंबा कार्यकाल देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का रहा। ये पूरे 2 साल भी पूरे नहीं कर पाए थे। आई थिंक 3 मई 1965 को चुना गया था और 13 मई 1967 को इनका टर्म पूरा हो गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको, सॉरी एक सेकेंड, 13 मई 1967 को चुना गया था आई थिंक, हाँ, और 3 मई 1969 को 1969 को इनका टर्म पूरा, मतलब इनकी डेथ हो गई थी। तो उस केस में उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे कौन, वीवी गिरी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा था प्रेसिडेंट हटे तो वाइस प्रेसिडेंट आ जाए, वीवी गिरी आई नहीं, बोलते हैं क्योंकि होता प्रोविजन ये है कि अब जैसे वाइस प्रेसिडेंट बन गया, परमानेंट प्रेसिडेंट थोड़ी ना बन गया, चुनाव होंगे 6 महीने के अंदर चुनाव होने चाहिए, और परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया जाएगा, और जब परमानेंट चुन लिया जाएगा तो वाइस प्रेसिडेंट अपने बैक टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस में चला जाएगा। तो इन्होंने बोला कि हमें टेम्प्रेरी नहीं, हमें परमानेंट प्रेसिडेंट बनना है, इसलिए हम चुनाव लड़ेंगे, हम टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे। इसलिए फिर अब ऐसा तो कोई प्रोविज़न था नहीं कि अब ये भी नहीं है तो कौन, तो फिर पार्लियामेंट एक लॉ लाया और उसमें एक डाला कि भाई अगर ये भी ना हो वाइस प्रेसिडेंट तो CJI, और अगर ये भी ना हो तो सीनियर मोस्ट जज। और अब ये मत बोलना कि ये भी ना हो तो 33 है, 33 में क्या सब गायब हो जाएंगे क्या, सीनियर मोस्ट जज, और हो जाएंगे तुमको भी उठाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा क्राइटेरिया है। अगर यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है तो जाकिर हुसैन जी के बारे में याद रखना, शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा इनका। तो फिर उस समय कौन आए थे CJI, तो उस समय CJI ध्यान रखना जस्टिस M हिदायतुल्ला थे। ठीक है, तो ये बने टेम्प्रेरी, एंड देन उसके बाद जब परमानेंट बन गए, परमानेंट वीवी गिरी बने थे, तो फिर से ये अपने CJI के ऑफिस में चले गए थे। ठीक है, अब आते हैं 62 तक देख लिया, 72 पे आते हैं, इसके बाद अब वाइस प्रेसिडेंट देखेंगे। 72 में बात करता है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति की जो क्षमा शक्ति है उसके बारे में दिया हुआ है। अब ये जो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट की, ठीक है, तो इसमें कुछ ये पावर आती हैं, पार्डन, रेप्राइव, रेस्पाइट, रेमिशन। पार्डन, रेप्राइव, ठीक है, रेस्पाइट, एक सेकेंड,
यहाँ पे ऑर्डर में याद रखो, ठीक है, यहाँ कम्यूट यहाँ लिख दिया है। चलो इसको इसको मत देखना, ठीक है, तुम ऐसे देखो कि प्रेसिडेंट जो है पार्डन कर सकता है, कम्यूट कर सकता है, रिमिशन कर सकता है, ठीक है। रिमिशन कर सकता है, रेस्पाइट कर सकता है एंड रिप्राइव, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कंप्लीटली एब्सॉल्व कर देता है कि भाई जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, यानी कि बिल्कुल जो भी चार्जेस लगे थे सबसे बरी कर देता है। कम्यूटेशन में फॉर्म ऑफ पनिशमेंट चेंज हो जाती है, यहाँ पे ड्यूरेशन चेंज होता है बस। फॉर्म का मतलब है आपको उम्र, आपको फांसी मिली थी, उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया उसको, कम्यूट कर दिया। ड्यूरेशन मान लो कि 20 साल की जेल मिली थी तो उसको 10 साल का कर दिया। रेस्पाइट में भी ड्यूरेशन ही कम किया जाता है, लेकिन ऑन हेल्थ ग्राउंड, जैसे कि अगर मान लो कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कोई बहुत बूढ़ा हो चुका है तो या फिर कोई बहुत सीरियस कुछ बीमारी है तो हेल्थ ग्राउंड्स पे, ठीक है। रेप्राइव में एक टेम्प्रेरी होल्ड लगाया जाता है, बस टेम्प्रेरी होल्ड, टेम्प्रेरी स्टे लगाया जाता है कि रुक जाओ, भी फांसी मिल रही थी, रुक जाओ भी, अभी मत दो, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 72 ये पार्डनिंग पावर देता है प्रेसिडेंट को। सिमिलरली गवर्नर को मिलती है पार्डनिंग पावर अंडर आर्टिकल 161 विद 2 डिफरेंसेस। 2 डिफरेंसेस ये हैं कि जो गवर्नर है कैन नॉट पार्डन डेथ सेंटेंस, डेथ सेंटेंस पार्डन नहीं कर सकता है, प्लस ही कैन नॉट यूज हिज पार्डनिंग पावर, कैन नॉट पार्डन सेंटेंस ऑफ एनी कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल क्या होता है, डिफेंस फोर्सेस में, चाहे नेवी आर्मी एयर फोर्स है, यहाँ पे आपकी अलग से कोर्ट बैठती हैं। आप भाग गए सर्विस से, आपने कुछ वहाँ पे क्राइम कर दिया, आपने कोई चोरी करी, तो आपका कोर्ट मार्शल होता है, यानी वहाँ की अलग कोर्ट होती हैं जो आपको ये सारा आपको जो है सज़ा सुनाती हैं। तो उस केस में अगर आपको कोई सज़ा मिली है तो आप प्रेसिडेंट के पास ही जा सकते हो, आप गवर्नर के पास नहीं जा सकते हो, अगेन क्योंकि वो सुप्रीम कमांडर है डिफेंस फोर्सेस का। और डेथ सेंटेंस अगर आपको मिल गया है, फांसी की सज़ा, तो भी आप गवर्नर के पास नहीं जा सकते हो, आपको राष्ट्रपति के पास ही जाना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे निर्भया केस में आपको पता है जिनको फांसी की सज़ा हुई थी चारों को, तो 4 थे आई थिंक, 3 को हुई थी, तो तीनों गए थे प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट ने भी मना कर दिया था कि फांसी नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो एक फाइनल ऑप्शन रखा गया है कि भाई अगर आपको कुछ आपको लगता है कि जुडिशरी से गलत हुआ है तो जुडिशरी के जो रॉन्ग्स हुए हैं उसको चेक करने के लिए, मतलब हमारे यहाँ पे ये है कि भाई किसी को भी ऐसे ही फांसी ना मिल जाए, किसी को ऐसे, यूजुअली तो फांसी के टाइम पे इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये ख़त्म हो गया हमारा भाग 5 का प्रेसिडेंट। देन आते हैं अभी देन आते हैं वाइस प्रेसिडेंट पे। चलिए, तो अभी देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट, दैट इज उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति के आर्टिकल 63 से स्टार्ट होते हैं। देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 64, द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। दैट मीन्स एक्स ऑफिशियो का मतलब ये होता है कि अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट बनता है वो अपने आप चेयरमैन बन जाएगा राज्यसभा का, ठीक है। यानी उसके लिए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के लिए अलग से कोई इलेक्शन नहीं होता है, वाइस प्रेसिडेंट ही चेयरमैन बन जाता है राज्यसभा का। शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई लाभ का पद ना धारण करता हुआ हो, ठीक है। एंड एलिजिबिलिटी तो ठीक है, आई थिंक नहीं लिखी है क्या, ठीक है लिखिए। 65, द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज इज फंक्शन ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। अगर वैकेंसी हो जाए या एब्सेंटी हो जाए, उन दोनों केस में एब्सेंटी मतलब ये है कि टेम्प्रेरी तौर से अभी प्रेसिडेंट नहीं हो सकता है कि उसकी तबीयत साना सही ना हो, और कैजुअल वैकेंसी का मतलब ये होता है कि वो परमानेंटली वो सीट वैकेंट हो चुकी है, यानी कि या तो उनकी डेथ या रेजिग्नेशन या कुछ इस तरह का हो चुका है, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट के फंक्शंस को डिस्चार्ज करेंगे। 66 बात करता है इनके इलेक्शन की, सेम होता है जो प्रेसिडेंट का होता है, दैट मीन्स। और एक चीज़ यहाँ मैं बताना भूल गया आपको, एंड दैट इज़ इसके इम्पीचमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, हु पार्टिसिपेट्स, ठीक है, who participates in the impeachment of the president, and the answer to this is all MPs. All MPs, I haven't written all elected MPs because all में दोनों आ गए आपके, elected भी आ गए, nominated भी आ गए। That means कि impeachment में no MLA,
इलेक्शन में एमएलए लोग थे, इफ़ यू रिमेंबर, इलेक्शन में एमएलए थे लेकिन रिमूवल में एमएलए नहीं है। यहाँ पर इलेक्टेड थे, नॉमिनेटेड नहीं थे, लेकिन हटाने में नॉमिनेटेड वाले भी आ चुके हैं अभी। क्लियर थी चीज़? तो ऑल एमपीज, जो लोग राष्ट्रपति को हटाने में सम्मिलित होते हैं वही लोग उपराष्ट्रपति को चुनने में सम्मिलित होते हैं, यानी ऑल एमपीज, ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है यहाँ पर, अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है, और एकल संक्रमणीय मत, दैट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वही सेम जो वहाँ पर प्रेसिडेंट ने पढ़ा था। द वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और अ हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट। सेम वहाँ पर जैसे पढ़ा था, कंडीशन थी आर्टिकल 59 में, तो सेम यहाँ पे भी है कि आप पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हो सकते, ना तो किसी हाउस ऑफ लेजिस्लेचर के, अगर आपको राष्ट्रपति बनना है। एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, ठीक है, एलिजिबिलिटी फॉर इलेक्शन, तो एक तो भारत के नागरिक हो आप, ठीक है, आपने 35 साल की उम्र पूरी करी हो, जैसे कि अपने प्रेसिडेंट के केस में देखा था। क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाने योग्यता होनी चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट के केस में हमने देखा था लोकसभा, यहाँ पर राज्यसभा विच इज़ काउंसिल ऑफ स्टेट। ओके, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वही सेम है कि कोई लाभ का पद न धारण करता हुआ हो। 67 टर्म दिया यहाँ पर 5 साल का ही होता है। रेजिग्नेशन किसको देना है? प्रेसिडेंट को देना है। हटाया कैसे जा सकता है? तो हटाया इसको जा सकता है, जैसे कि हमने प्रेसिडेंट को देखा था कि प्रेसिडेंट को हटाने के लिए रिमूवल का रेजोल्यूशन कहीं पे भी आ सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में, लेकिन 14 दिन के नोटिस के साथ आपको उसको पहले लाना है। यहाँ पर भी 14 दिन का नोटिस वाला है क्राइटेरिया, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसके रिमूवल का रेजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ओरिजिनेट हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ राज्यसभा में ही पास होकर वो रिमूव हो जाएगा, सिर्फ लोग राज्यसभा में ही इनिशिएट हो सकता है, जिसको इसको इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास करना है, प्रभावी बहुमत, जिसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो कि राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं, लेकिन 2 सीट वैकेंट हो गई हैं किसी कारणवश, किसी की डेथ हो गई या फिर ऐसा कुछ, तो 243 बची हैं। इसको बोलते हैं डिवाइड बाई 2+1 और इसी को बोलते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। और अगर यहाँ से पास हो गया तो लोकसभा के पास जाएगा। लोकसभा को इसको सिंपल एग्री कर लेना है। एग्री का मतलब है कि सिंपल मेजॉरिटी, सिर्फ साधारण बहुमत चाहिए, यानी कि सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग डिवाइड बाई 2+1, जो कि बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो सिंपल मेजॉरिटी से एग्री करना है। क्लियर रहती चीज़? और राष्ट्रपति देन हट जाएंगे वहाँ से। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी इन राज्यसभा, और यहाँ पर आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए लोकसभा में, बस। और ये रिमूवल का रेजोल्यूशन दिया किसको जाता है? क्योंकि काउंसिल ऑफ स्टेट में आ रहा है ये, राज्यसभा में आ रहा है, और राज्यसभा का तो चेयरमैन खुद वाइस प्रेसिडेंट ही होता है, तो उसको दिया जाता है, या उससे बोला जाता है क्या कि हम तुम्हें हटाना चाहते हैं, हटा लें क्या? ऐसा तो होगा नहीं। किसको दिया जाएगा फिर? प्रेसिडेंट को ना, डेप्यूटी चेयरमैन को, ठीक है। अब वाइस प्रेसिडेंट शैल, और यहाँ पर ग्राउंड क्या रिमूवल का? ग्राउंड कुछ मेंशन नहीं है, तो एनी ग्राउंड, कोई किसी भी ग्राउंड में रिमूव किया जा सकता है। राष्ट्रपति केस में वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था। वाइस प्रेसिडेंट शैल कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स द ऑफिस। उपराष्ट्रपति तब तक ऑफिस में रहेगा जब तक कि उसका सक्सेसर नहीं आ जाता है, क्योंकि वो भी ऑफिस वेकेंट नहीं रह सकता है। टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, तो वही है कि एक्सपायरेशन ऑफ टर्म से पहले, और an election to fill the vacancy in the office of vice president occurring because of death, resignation, removal shall be held within 60 days, 60 दिन के अंदर। अगर डेथ की वजह से, रेजिग्नेशन की वजह से और रिमूवल की वजह से वैकेंसी क्रिएट होती है, तो 60 दिनों के अंदर क्या करना है? 60 डेज के अंदर अंदर उस वैकेंसी को फिल करना है। 69 है ओथ और अफर्मेशन। कौन दिलाता है शपथ? राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति को CJI दिला रहा था, मुख्य न्यायाधीश, और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति दिला रहा है। 70 डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कंटिजेंसीज, यानी कि बाकी डेथ हो जाए, रिमूवल हो जाए, और मान लो रेजिग्नेशन दे दिया, तो उस केस में तो करेंगे ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति वाले काम। लेकिन अगर कोई और भी किसी वजह से वैकेंसी एब्सेंटी हो जाती है, तो भी उपराष्ट्रपति के काम जो है राष्ट्रपति के काम उपराष्ट्रपति करेंगे। एंड द लास्ट आर्टिकल इज आर्टिकल नंबर 71 विच टॉक्स अबाउट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, कि अगर इनके इलेक्शन में कोई इस तरह का धांधली ऐसा हो जाता है, मतलब ऐसा प्रूव होता है, नहीं होता है, मतलब चार्जेस लगते हैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के, तो वो कौन इवैल्यूएट कर सकता है? वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही इवैल्यूएट कर सकता है वो चार्जेस को। समझ रहे हैं आप? यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी डिस्प्यूट है, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही डील कर सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इसमें एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन, यानी कि नो अदर कोर्ट अदर दैन द सुप्रीम कोर्ट कैन डील विद द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट।
राइट। तो 71 में डिस्प्यूट के बारे में, और यहाँ पर पूरा समझा रखा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। नहीं आता है तो वैसे भी समझ पाओगे नहीं, तो इसको हटा ही दो अभी, ठीक है। अब आपको क्वेश्चंस लगाने हैं लिटिल बॉय से, लेवल 1 और लेवल 2 के, और कमेंट कर देना है, बस यही करते जाना है, और रिजल्ट आपको पता चल जाएगा जिस दिन आप एग्ज़ाम दे के आएंगे, चाहे AI बनाए चाहे IA बनाए, कोई भी बनाए पेपर, ठीक है। थैंक यू।